हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम अपनी सोशल साइंस के चैप्टर आगे बढ़ाते हुए आज चैप्टर 4 की स्टार्ट करेंगे, जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज एंड स्टेट्स। लाइक अगर हम 2000 BCE बात करें, बिफोर कॉमन इरा, लाइक जो कॉमन इरा हमारी स्टार्ट होती है जीरो से, उससे 2000 साल पहले कौन सी सिविलाइजेशन थी? हरप्पन सिविलाइजेशन, जो कि सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। और हरप्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो फर्स्ट मिलीनियम में जो अर्बनाइजेशन था वो कौन से सिविलाइजेशन में था? हरप्पन सिविलाइजेशन में था। और हरप्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट नाम बताए गए हैं आपकी बुक में। इसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और सिंधु सरस्वती, जो कि दोनों रिवर्स का नाम है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों बोला जाता है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में 6th क्लास में पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये इंडस और सरस्वती रिवर के बैंक्स पर थी ये सिविलाइजेशन, उन दोनों के बीच में जो एरिया था वहाँ पे ये सिविलाइजेशन थी। इस सिविलाइजेशन के एविडेंस हमें इंडस रिवर के आसपास मिले हैं, सरस्वती रिवर के आसपास मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट मिलीनियम रहा था बिफोर कॉमन ईरा, वो एक रूरल वो मानी जाती थी, अर्बनाइजेशन। ठीक है, उसके 5 और 6 सेंचुरी BCE, जो लास्ट के 5 और 5th और 6th सेंचुरी थी, उसमें फिर सेकंड अर्बनाइजेशन की स्टार्ट हुई, जिसमें जनपदाज और महाजनपदाज का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, उस पीरियड को हम सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जो कि अभी तक भी कंटिन्यू है। और जो सेकंड अर्बनाइजेशन है वो खासकर हमें कहाँ देखने को मिली है? गंगेटिक प्लेन में, जो गंगा रिवर वाला प्लेन एरिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द जो सिविलाइजेशन मिले, इनहेबिटेंट्स मिले हैं, हमें वहीं से मिले हैं। ठीक है, जो हमने बात की थी हरप्पन सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोलते थे? क्योंकि जो हमें एविडेंस मिले जो कि अभी डिसअपियर हो चुके हैं, तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला है? इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर्स, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, लाइक बड़े बड़े वहाँ पे ग्रेट बाथ जैसे वो एरिया स्ट्रक्चर्स मिले हैं, और जो वहाँ पर स्टोर हाउस मिले हैं, वेयर हाउसेस मिले हैं, और क्राउडेड स्ट्रीट्स और बिजी मार्केट के एविडेंसेस भी हमें मिले हैं। और वहाँ पर जैसे ऑक्यूपेशन के बेस पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, लाइक पोर्टर्स, वेवर, क्राफ्ट पर्सन, इस तरह के हमें एविडेंसेस मिले हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी था वहाँ पर, लाइक जो हायर क्लास थी, रूलिंग क्लास थी उसमें, और जो लोअर क्लासेस थी उसमें डिफरेंस देखने को मिला है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें कंसेप्ट वहाँ देखने को मिला है। फिर वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था उसके बारे में देखने को मिला, इसका मतलब वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम भी फॉलो होता था। और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे जो रूलिंग पार्टी के, जो वहाँ पे जो एरिया था उसको सिटाडल और लोअर पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, यानी जो रूलिंग क्लासेस थी वो हायर एरिया पे रहती थी, और जो कॉमन पीपल थे वो लोअर एरिया पे रहते थे। ये सारे एविडेंसेस हमें हरप्पन सिविलाइजेशन के मिलते हैं। तो देखो, इनमें से बहुत सारी चीज़ें अभी भी हम अपने अर्बन एरिया में देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी उस टाइम के एरिया को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कंसीडर किया गया था। Then around first millennium BC, second urbanization begin in गंगा प्लेन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिली कहाँ से। जो ये इन्फॉर्मेशन है हमें मिली कहाँ से? फर्स्ट अर्बनाइजेशन, सेकंड अर्बनाइजेशन की जो है, हमें इसके बारे में कहाँ से मिला? तो जो इसके बारे में हमें एविडेंसेस पता चले हैं, कहाँ से पता चले इसके एविडेंसेस हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, यानी जो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उस जो एक्सकेवेशंस के थ्रू हमें पता चला है कि क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर्स थे। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सकेवेट करते हैं एरिया को, तो कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं, उनके बेस पे वो बताते हैं कि क्या क्या
चीज़ें उन्हें मिली हैं। लेट वैदिक और बुद्धिस्ट जैन रिसोर्सेस, हम लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं, लाइक जो वेदास में हमें इंफॉर्मेशन मिली है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले हैं, जैन टेक्स्ट मिले हैं, लिटरेचर्स मिली हैं, उनके थ्रू भी हमें डिफरेंट ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन और सेकंड अर्बनाइजेशन के बारे में पता चला है। जो सेकंड अर्बनाइजेशन है उसके जो मेन एविडेंसेस हैं हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिले हैं। और इससे जो हमारे पूरे थ्रू आउट द गंगा प्लेन्स, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पर यहाँ पे काफ़ी लाइफ स्प्रेड हुई थी। फिर इस जो इन एविडेंसेस के बारे में सेकेंड अर्बनाइजेशन की जहाँ से स्टार्ट मानते हैं, तो सबसे पहले क्या बने थे, जनपदास। जनपद क्या होते हैं, जनपद वो टेरिटरीज होती हैं जिसमें एक ग्रुप, जैसे देखो जब हरप्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी, ठीक है, तो उसके बाद जो हर्डर्स और गैदरर थे, थोड़े थोड़े ग्रुप्स बना के ऐसे रहते थे, तो छोटे छोटे ग्रुप्स में पीपल ज़्यादा रहते थे। लेकिन हमने देखा कि जो हरप्पन्स के टाइम पे भी एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, तो जो एक ग्रुप था एग्रीकल्चर वगैरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता था, तो जो कम्युनिटी थी वो मोस्टली रूरल थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, 7th सेंचुरी बिफोर, लाइक बिफोर कॉमन एरा जो 500-600 BC का एरिया था, टाइम पीरियड था, उसमें क्या हुआ था, जैसे थोड़े थोड़े ग्रुप सेटल डाउन होना शुरू हो गए थे, और उनका एक, उन ग्रुप्स को हम क्लैंस बोलते थे, ठीक है, उन ग्रुप्स को क्लैंस बोला जाता था। और वो अपना अपना जैसे जिसके सेम थॉट प्रोसेस पे जो काम करते थे, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, वो एक ग्रुप बना के रहने लगे। उन ग्रुप्स को क्लान्स बोला जाता था, उनको क्या बोला जाता था, क्लान्स। और वो अपना एक रूलर चूज कर लेते थे जिसको राजा बोला जाता था। जैसे जैसे ये जनपदास बढ़ते चले गए, तो एक जनपदा दूसरे जनपद के साथ मर्ज होता चला गया, और इन जनपद में डेवलपमेंट जब होती चली गई तो ये थोड़ा बड़ा रूप ले लिया, तो उनको हम बोलने लगे महाजनपदास। क्या बोलने लगे, महाजनपदास। अब जो था महाजनपदास, वैसे तो बहुत सारे महाजनपद थे, लेकिन जो 16 महाजनपद बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, जिनका बार बार वेदास में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जिक्र होता रहा है। अब हम बात करेंगे जो जनपद और महाजनपद थे उनके बारे में। जो जनपदास है, जनपद क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो फुट ऑफ जनाज, ठीक है, यानी पीपल्स के फुट सेटल होना, मतलब वहाँ पे अपने पैर जमा लेना, मतलब वहाँ पे एक परमानेंट सेटलमेंट हो जाना पीपल्स की, दैट इज कॉल्ड जनपदास, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ 7th-8th BCE the early state merged together resulting in bigger unit called महाजनपदास। बस डिफरेंस इतना ही है, जो जनपद थे वो स्मॉलर यूनिट थे, जबकि महाजनपद थे वो बड़े एरिया को कवर करते थे, यानी थोड़ा बड़ा बिगर यूनिट थे। और जो महाजनपद थे हमारे किधर से मिले हैं, फ्रॉम गांधार इन नॉर्थ वेस्ट टू आंगा इन ईस्ट। अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखें तो वहाँ पे गांधार जो महाजनपद था वो काफ़ी फेमस था, लाइक वहाँ से महाजनपद का फैलाव शुरू हुआ था, और ईस्ट में आंगा वहाँ का लास्ट वाला महाजनपद था। ऐसे ही अगर हम बात करते सेंट्रल इंडिया की, जो गोदावरी रिवर के आसपास था, उसमें एस्मा का महाजनपद था, ठीक है। और नियर गंगा बिटवीन बिकॉज ऑफ, हाँ अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जो मोस्ट ऑफ द महाजनपद थे ये रिवर्स के बैंक पे क्यों थे, तो ये तो एक कॉमन सी बात है। जैसे लाइफ, अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल या कोई भी इंसान कहाँ सेटल होना पसंद करेगा, जहाँ पर उसको रिसोर्सेस मिलेंगे। तो जो अर्ली मैन थे, जो पुराने टाइम पे नीड कम थी लोगों की, ठीक है, तो वो कहाँ, उनके लिए जो बेसिक नीड थी हमारा रोटी कपड़ा और मकान, लाइक जो फूड की अवेलेबिलिटी जहाँ मिल जाए, वाटर की अवेलेबिलिटी मिल जाए, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी लैंड हो, वहीं पे वो सेटल हो जाते थे। तो जो प्लेन एरिया थे रिवर्स के पास, उन्हें अच्छे से जल्दी मतलब वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी होती थी। वाटर जहाँ अवेलेबल होगा तो जाहिर सी बात है प्लांटेशन वेजिटेशन तो वहाँ होगी, तो उनको प्लांटेशन यानी फूड की अवेलेबिलिटी भी मिल जाती थी, प्लस जो लैंड होती थी वो क्वाइट फर्टाइल होती थी, ठीक है, इसलिए वो लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर पाते थे। दूसरा जो गंगा प्लेन्स में ज़्यादा होने के एक और मेन रीजन क्या है, क्योंकि जो यहाँ का जो हिल एरिया है वो दैट इज़ फुल ऑफ आयरन ओर, ठीक है, तो जो यहाँ की हिल थी उनमें आयरन मिनरल बहुत ज़्यादा मिलता था, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन की वजह से भी इस एरिया में
ज़्यादा पॉपुलेशन रहना शुरू हो गई थी। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि क्यों गंगा प्लेन में ज़्यादा महाजनपद, मोस्ट ऑफ द महाजनपद गंगा प्लेन में क्यों थे। ठीक है, ये जो नई ये चीज़ें अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सोर्सेज की वजह से गंगा प्लेन में ज़्यादा महाजनपद थे। ठीक है, देखो आयरन बढ़ने से, आयरन के एविडेंस आयरन के इन्वेंशन से तो बहुत ज़्यादा ट्रेड में इफेक्ट आया था, ट्रेड बहुत बढ़ गया था। ठीक है, जिसके हम आगे बात करेंगे। देन अब बात करते हैं जो सब 4 महाजनपद सबसे बड़े हुए, कौन कौन से महाजनपद थे जो कि बहुत बड़े थे, लाइक जो सबसे पावरफुल महाजनपद थे वो कौन से थे। जो मेन 4 महाजनपद थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, मगधा, कोसला, वत्सा एंड अवंती। जो मगधा था वो तो बहुत ही पावरफुल महाजनपद के फॉर्म में इमर्ज हुआ था। ठीक है, और जो ये महाजनपद थे ये अपनी कैपिटल को बहुत ही फोर्टिफाइड करते थे, यानी बहुत ही डेवलप्ड सिटी बनाते थे। क्यों? क्योंकि किसी राजा को जब भी अपनी पावर दिखानी होती थी तो वो किसके थ्रू दिखाते थे, अपने कैपिटल के थ्रू। यानी जो राजा का जो भी एम्पायर होता, महाजनपद होता, जो राजा होता है, तो वो अपनी कैपिटल का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट वर्क वो कहाँ से करते थे, अपनी कैपिटल, जो उनके एरिया का सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल और इकोनॉमिक डेवलप्ड पार्ट होता था, उसी को वो अपनी कैपिटल बनाते थे। वो वेरी लार्ज, यानी काफ़ी बड़ा एरिया होता था जो कैपिटल होती थी। वेल फोर्टिफाइड सिटी, बहुत एक अच्छी मतलब डेवलप्ड सिटी होती थी। विद द मोट क्या होता है, जो यानी जो एरिया है जिसको उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, उसके चारों तरफ एक ड्रेंच बना देते थे, डिच बना देते थे। ठीक है, पानी जिसकी ऐसे एक डिच बनी होती थी, जिसकी वजह से वो क्या करती थी, एक बैरियर का काम करती थी कि उनके एनिमी एकदम से उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाते थे। ठीक है, और वो काफ़ी डीप और वाइड होती थी जो कैपिटल को सराउंड करती थी। और इसका मेन पर्पज क्या होता था, डिफेंस करना एरिया को। दूसरा क्या होता था, इनकी कैपिटल का गेटवे होता था जो कि नैरो होता था। नैरो गेटवे रखते थे ये अपने कैपिटल का। गेटवे का मतलब क्या होता है, जो आने जाने का रैम्पार्ट होता है। ये नैरो क्यों रखते थे, ताकि यहाँ पे अच्छे से इसको गार्ड कर सकें। जो गार्ड होते थे वो प्रॉपर निगरानी रख सकें आने जाने वालों पर, जो भी मटेरियल आ रहा है या इंसान आ रहे हैं, तो गुड्स और पीपल दोनों की मूवमेंट को वो कंट्रोल कर सकें। इसलिए जो गेटवे होता था उसको ये नैरो रखते थे, जिसको हम बोलते हैं जो गेटवे होता था वो नैरो करते थे। फिर हम देखते हैं गवर्नेंस सिस्टम की। जो जनपदाज और महाजनपद थे उनका गवर्नेंस सिस्टम कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। जनपदाज में क्या होती थी, सभा और समिति होती थी, क्या करती थी, जो रूलर्स को एडवाइज करती थी। जैसे जैसे महाजनपद बने तो 2 तरह का गवर्नेंस सिस्टम हमें देखने को मिला, मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स। ठीक है, मोनार्कीज में जैसे मगधा, कोसला, अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या था, किंग सिस्टम था। और जबकि हम साउथ के जो वाजी, माला, ये अगर हम इन महाजनपद में देखते हैं तो यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम था, यानी वोटिंग सिस्टम था। जो मोनार्क सिस्टम में तो क्या था, हेरिडिटरी था, जो राजा के बच्चे ही राजा बनते थे। ऑल्दो वहाँ पे भी क्या होता था, राजा था, एडमिनिस्ट्रेटर्स की हेल्प लेता था, पब्लिक को सुनता था, बट जो वहाँ पे क्या था, वोटिंग सिस्टम नहीं था कुछ जनपदाज में, मोनार्क सिस्टम में। बट कुछ एरियाज में रिपब्लिक सिस्टम था, वहाँ पर वोटिंग होती थी लीडर्स के लिए। और उसमें जो असेंबली होती थी, जो ग्रुप होता था, वो अपना रूलर सेलेक्ट करता था। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो किंग है, अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक था। और जो आप देखोगे प्रेजेंट डे वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उससे काफ़ी मिलता जुलता भी होता था। जो किंग कलेक्ट टैक्सेस एंड रेवेन्यू, ये एरिया बहुत ही फोर्टिफाइड होता था, यानी काफ़ी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते थे। तो जो राजा थे वो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, और इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशंस बनवाते थे, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्टैच्यूज बनवाते थे, क्या करने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए। और आर्मी को मेंटेन रखते थे, डिफेंड करने के लिए, अपने एरिया को डिफेंड बचा के रखने के लिए। ठीक है, जैसे मगधा है, मगधा की कैपिटल क्या है, बिहार, जो कि आज तक भी है, एग्जिस्ट करती है और इम्पोर्टेंट है।
कोसला जो जनपद है उसकी जो कि अभी प्रेजेंट डे में यूपी के एरिया में आता है। अवंती जो कि मध्य प्रदेश के एरिया में आता है, ठीक है। लेकिन जो माला और वाजी हैं ये सभा और समिति होती है, उसी के पास सारी पावर होती है। ये लीडर को वोट के थ्रू चूज करते हैं, जिसको घनाज एंड और सांगाज बोला जाता है, ठीक है। इसको घना और संघाज बोला जाता था, ठीक है। ये मोनार्क नहीं होते थे, ये क्या होते थे, रिपब्लिक्स होते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस टाइम पर क्या क्या इनोवेशंस हुई थी, ठीक है। इनोवेशंस ऑफ द टाइम कि जो जनपदाज और महाजनपदाज के टाइम पे क्या क्या इनोवेशन हुई, ठीक है। कुछ कुछ मेन इनोवेशंस मैंने लिखी हुई हैं। जैसे हम बात करें आयरन मेटलर्जी, मतलब आयरन मेटल की जो इन्वेंशन थी ये इस टाइम पीरियड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी। क्यों? क्योंकि इससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिली। वेपन्स यानी आर्मी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, स्ट्रॉन्ग वेपन बने। जैसे उससे पहले हमारे पास कॉपर और ब्रॉन्ज मेटल थी, वो आयरन के कंपैरिजन में क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। और लेकिन जो आयरन है वो काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल होती है, जिसकी वजह से शार्प वेपन रेडी किए गए। अगर किसी के पास अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है और जो आर्मी है वो भी बहुत पावरफुल है, फुल ऑफ वेपन है, तो क्या होगा, वो एरिया दूसरे एरिया को इजीली आंख दिखा के अपने अंदर मिला सकता है, ठीक है। तो आयरन मेटलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हमें देखने को मिली। दूसरा ट्रेड बढ़ने का जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन था कि यहाँ अब क्या हुआ था, सिल्वर पंच मार्क्स कॉइन्स बनाए गए। फर्स्ट टाइम कॉइन्स बनाए गए थे और वो किस चीज़ के थे, सिल्वर मेटल के थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट कॉइन्स आए थे वो कौन से मेटल से बने थे, सिल्वर मेटल के बने थे। और इससे क्या लोगों को फायदा हुआ था, इससे ट्रेड बढ़ा था। वो सिर्फ उसी महाजनपद की बजाय आसपास के जो एरियाज के साथ भी उन कॉइन से ट्रेड किया जाता था। और वो जो कॉइन्स होते थे वो कैसे होते थे, पंच मार्क्ड, मतलब ऐसे उनके ऊपर सील लगी होती थी, पंच्ड होते थे। और फिर जो फोर्टिफाइड सिटीज, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी सिटीज बनाई गई। मोट्स जो कि हमने बताया कि डिच होती थी, वो एक डीप एंड ब्रॉड डिच बनवाते थे अपने सिटीज़ के चारों तरफ। गेटवे होते थे वो नैरो होते थे। और अर्बन प्लानिंग यानी जो हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो जो अर्बनाइजेशन, अर्बन प्लानिंग भी वहाँ पर देखने को हमें मिलती थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं वर्ण और जाति सिस्टम, यानी सोसाइटी की अगर हम उस लेयरिंग की बात करें तो दो तरह के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, वर्णा सिस्टम एंड जाति सिस्टम। जो वर्ण थे हमें वेदास में इनका जिक्र मिलता है, कौन कौन से वर्ण हुए हैं। जो सबसे पावरफुल था, सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ण था, हाईएस्ट रैंक्ड वर्ण कौन सा माना जाता था, ब्राह्मण, जिनकी मेन ड्यूटी क्या होती थी, नॉलेज को बचा कर रखना, प्रिजर्व करना और उसको स्प्रेड करना। दूसरी सेकंड नंबर पे थे क्षत्रिय, जो कि वॉरियर्स यानी रक्षक थे, देश को, अपने एरिया को बचाने वाले थे। तीसरा था वैश्य यानी ट्रेडर्स, जो कि उस एरिया के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते थे। शूद्राज लास्ट नंबर पे, जो सबसे लोवेस्ट नंबर पे माने जाते थे, आर्टिशियंस। और सर्वेंट एंड द वर्कर्स, जो कि फील्ड वगैरह में वर्क करते थे। और ऐसे पोर्टर्स होते थे जो पोट्री का काम करते थे, ठीक है, उनको सबसे लोवेस्ट लेवल पर माना जाता था। दूसरा जो सिस्टम था जाति सिस्टम, उसमें क्या होता था, ऑक्यूपेशनल बेस्ड उनको कम्युनिटीज बनाई जाती थी। और वो किस पर डिपेंड करता था, उनके प्रोफेशन पे, यानी वो क्या काम करते हैं। लाइक घड़े बनाने वालों को कुम्हार बोल दिया जाता था, ठीक है। और जो सोने का जो काम करते थे, ज्वेलरी का काम करते थे, उनको सुनार बोल दिया जाता था। तो यानी ऑक्यूपेशनल बेस्ड थी, जो जाति सिस्टम था वो ऑक्यूपेशनल था। और मोस्टली क्या था, हेरिडिटरी थे, ठीक है। अगर किसी के फादर की कोई कास्ट जाति है तो उसके बच्चों को भी अल्टीमेटली वही जाति मिलती थी और उसी ऑक्यूपेशन में उनको इन्वॉल्व होना पड़ता था। बट ये स्टार्टिंग में जब ये बना था सिस्टम, तो हमें एविडेंसेस मिले हैं कि ये उस टाइम फ्लेक्सिबल था। लाइक कोई कंडीशन,
डिजास्टर की कंडीशन आ गई या कोई किसी माइग्रेट कर गया कोई पीपल दूसरे एरिया में, तो वो अपनी जाति को चेंज कर लेते थे, ठीक है, वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लेते थे, जिससे उनकी जाति भी चेंज हो जाती थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में और बाद के टाइम में ये रिजिड होता चला गया, ये वर्ण और जाति सिस्टम क्या हो गया, रिजिड होता चला गया। अब किसी की अगर एक बार बाय बर्थ जो कास्ट मिल गई, जाति मिल गई, उसको उसी जाति का मान लिया जाता था। का जो कास्ट वर्ड अगर हम देखते हैं, जैसे अभी हम कास्ट वर्ड, मान लो मेरे मुंह से भी बार बार निकल जाता है, कास्ट है, कास्ट वर्ड हमें क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, जो कि जब पोर्तुगीज आए थे तो उन्होंने ये वर्ड यूज किया था। और कुछ पीपल मानते कि वो वर्ड, कास्ट वर्ड को जातीज के लिए चूज करते थे, कुछ बोलते हैं कि वो इस वर्ड का यूज वर्ना सिस्टम के लिए यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ का मानना है कि वो वर्ना और जाति दोनों सिस्टम के लिए कास्ट वर्ड का यूज करते थे। अब हम बात करते हैं कि इस टाइम से जो हमारा जनपदा महाजनपदा का टाइम रहा सेकेंड अर्बनाइजेशन का, उसमें क्या क्या हमारे डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। एक तो कम्युनिकेशन रूट्स बने थे, यानी अब लोगों को ट्रेड करने के लिए दूसरी जगह के साथ तो ट्रेड करेंगे, किसी और एरिया में जाके तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, तो कम्युनिकेशन रूट्स बने, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ पिलग्रिमेज, ट्रेड एंड मिलिट्री कैंपेन, मतलब अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा पावरफुल करने के लिए, धार्मिक के लिए, पिलग्रिमेज मतलब रिलीजियस पर्पज के लिए, और ट्रेड बिजनेस के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन रूट, नए नए रूट बने, जिसमें दो रूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उत्तर पथा एंड दक्षिण पथा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उत्तर पथा ये कहाँ से था, नॉर्थ वेस्ट टू गंगा प्लेन्स टू ईस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट जो हमारा गुजरात वाला एरिया, वहाँ से शुरू होके ईस्ट को कनेक्ट करने वाले एरिया को रास्ते को क्या बोला जाता था, उत्तर पथा। दूसरा है दक्षिण पथा, इसमें क्या होता था, कौसंबी जो कि हमारा प्रयागराज वाला एरिया है, उसको विंध्या रेंज यानी मध्य प्रदेश के एरिया को क्रॉस करते हुए जो साउथ की तरफ रूट आता था, उसको दक्षिण पथा बोला जाता था। और जो हमारे साउथ वाले एरिया में बहुत सारे पोर्ट्स भी बने, जो क्या करते थे, जिनसे ओवरसीज ट्रेड होता था, ओवरसीज मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू किया था। अब हम देखते हैं जो हमारा साउथ वाला एरिया है, साउथ इंडिया वाला एरिया है, वहाँ पे स्पाइसेस, जैम्स, गोल्ड, प्रीसियस स्टोन्स, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा मिलती हैं, तो इनका ट्रेड ओवरसीज भी होता था, मतलब दूसरी कंट्री के साथ भी होता था। तो उसके लिए हमें डिफरेंट पोर्ट्स भी देखने को मिले कोस्टल एरिया में। और इसके साथ साथ कुछ कुछ नए सिटीज़ का डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे सदर्न किंगडम में चोलाज, चेराज और पांड्याज का भी इमर्ज हुआ। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। जैसे शिशुपालगढ़ जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में डेवलप हुआ, एंड कैपिटल ऑफ कलिंगा, ठीक है, शिशुपालगढ़ जो अभी तक एग्जिस्ट करता है भुवनेश्वर यानी उड़ीसा वाले एरिया में। अब इसकी लेगेसी ऑफ महाजनपद, मतलब मेन क्या लेगेसी थी, यानी किन टॉपिक्स पे ज़्यादा था, क्या क्या मेजर पॉइंट रहे हैं महाजनपदास के। तो महाजनपदास लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर इंडियन एम्पायर्स। देखो, जनपदास स्मॉलर यूनिट थी, उससे बिगर क्या हुई, महाजनपदास, और इससे भी ऊपर जब ये डेवलप, इनमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होती चली गई, तो ये किसकी फॉर्म लेते गए, एम्पायर्स की। तो इससे और बड़ा इनका फोर्टिफिकेशन हुआ, और जिसको हम आगे एम्पायर्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। और क्या हुआ, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन शेप्ड इंडिया फॉर मिलेनिया, और इन्होंने इंडिया की बैकबोन का काम किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट, ग्रुप में अगर लोग रहने लगे थे, दूसरे ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होने लगे थे, उनको मिला के महाजनपद मिलने बने, तो इसलिए कल्चरल डेवलपमेंट हुई, ट्रेड बहुत ज़्यादा फोर्टिफाइड हुआ, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, फिर हमें पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी देखने को मिला, रिपब्लिकेशन भी देखने को मिला। तो इसलिए यह इस महाजनपदास के टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिली।
और जो यहाँ की देयर कैपिटल कंटिन्यू एज मॉडर्न सिटीज, कुछ एरिया इतने डेवलप्ड हुए जो हमें आज तक भी एग्जिस्टेंस में देखने को मिलते हैं, जैसे राजगीर, उज्जैन, मथुरा, ये सारे उसी महाजनपद के एरियाज अभी तक भी हमें देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, बुक से पढ़ाना एज इट इज बहुत बोरिंग लग रहा था और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता था, इसलिए अभी हम नेक्स्ट चैप्टर अभी हम पीपीटी से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अगर आप में से किसी को कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये बेटर तरीका है तो मुझे थम्स अप दें, ताकि हम आगे भी अपने वीडियोस को पीडीएफ से ही कंटिन्यू करें। इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।